नमस्कार सभी को। आज हम वसंत भाग 2 कक्षा 7 हिमालय की बेटियां के बारे में अध्ययन करेंगे। हम हिमालय की बेटियां। हमारा भारत देश विविधताओं वाला देश है। यहाँ विविध नदियां, पर्वत, झील, झरने आदि हैं। प्रस्तुत पाठ हिमालय की बेटियों में हिमालय को पिता एवं नदियों को बेटी, बहन, प्रेयसी बताया गया है। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि एक पर्वत पिता कैसे हो सकता है एवं नदियां माता, बहन, प्रेयसी कैसे हो सकती है। यहाँ लेखक ने पर्वत एवं नदियों को सजीव व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। यह मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही प्राकृतिक तत्वों, सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों, वृक्षों, नदियों, तालाबों की पूजा की जाती है क्योंकि ये सब मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज मानव ने स्वार्थवश इनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मानव को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, यथा बाढ़, भूकंप, प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण आदि। इसके साथ साथ अनेकों महामारियों यथा हैजा, मलेरिया, डेंगू, सारस, चिकनगुनिया एवं एक अब नई बीमारी कोरोना ने केवल भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और पूरी मानव सभ्यता को सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं। आज मानव ने स्वार्थ के वशीभूत होकर नए नए बायोवेपन बनाना शुरू कर दिया, जिसमें कोरोना, सारस, एड्स जैसी महामारियों को जन्म दिया। यह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का ही परिणाम है। तो मनुष्य को अपने स्वार्थ को छोड़कर पूरी मानव जाति की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए। यही पाठ भी हमें ये संदेश देता है। सबसे पहले इस पाठ के लेखक का परिचय। लेखक नागार्जुन, 1911 से 1998। जीवनी। नागार्जुन 30 जून 1911 से 5 नवंबर 1998 तक उनका समय रहा। हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। नागार्जुन का जन्म 30 जून 1911 को ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ग्राम तैरोनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। उनका असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य ने उन्हें नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनके पिता श्री गोकुल मिश्र तैरोनी गांव के एक किसान थे और खेती के अलावा पुरोहिती आदि के सिलसिले में आसपास के इलाकों में जाया करते थे। उनके साथ साथ नागार्जुन भी बचपन से ही यात्री हो गए। आरंभिक शिक्षा प्राचीन पद्धति से संस्कृत में हुई, किंतु आगे स्वाध्याय पद्धति से ही शिक्षा बढ़ी। उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हुई। यह आप देख रहे हैं हिमालय का चित्र है, किस प्रकार से हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूती हुई प्रतीत हो रही है। हिमालय के चारों ओर बर्फीली है जो बादलों की और बर्फीली परतें दिखाई दे रही है। ये हिमालय की बेटी का बाल रूप है। आप देख रहे हो किस प्रकार से जब हिमालय से नदियां निकलती है तो एक पक्की धारा के रूप में होती है, जैसे वो धड़ंग धड़ंग अपने पिता की गोद में खेल रही है। आप देख रहे हो हिमालय के गले का यह हार हिमालय की बेटी नदी बनी हुई। हिमालय की बेटी का युवा रूप। जब हिमालय से निकलकर नदियां मैदानों की ओर आगे बढ़ती है, आपने देखा होगा हरिद्वार वगैरह, तो वहां पर है जो ये नदी का बेटी का जो रूप है, वो हिमालय की बेटी नदी का जो रूप है वो बड़ा युवा रूप हो जाता है, बड़ा चौड़ा रूप हो जाता है और वो पूरे मैदानी भाग को संचित करता है। हिमालय की बेटी का दूसरा युवा रूप है। इसमें भी देख रहे हो आप, दोनों ओर पहाड़ है, बीच में नदी एक बड़े रूप में बहती जा रही है, चारों तरफ हरियाली है, हरे भरे पेड़ है। पाठ का सारांश। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के बाद कई रूप धारण कर लेती है। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में यह नदियां बड़ी गंभीर, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर तथा श्रद्धा के भाव थे। वह नदियों को धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करता था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। मैदानी भागों में नदियां माता स्वरूप में मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती।
इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पत्ती से दिखने वाली गंगा, यमुना तथा सतलुज मैदानों में उतरकर इतनी विशाल कैसे हो जाती है। इनके व्यवहार की चंचलता तथा उल्लास मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता। हिमालय की गोद में अटखेलियां करती हुई उनकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभी किसी छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर ही नहीं हुआ था। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियां क्यों अतृप्त है तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर भागी जा रही। वह कौन सी मंजिल है जहां पहुंचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। बर्फहीन पहाड़ियां, हरी भरी घाटियां और गहरी गुफाएं जहां इनकी बाल पीड़ा होती है को छोड़कर ये आगे बढ़ती जाती है। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुंचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते। बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए जरूर परेशान रहता होगा, लेकिन यदि हम उसकी बड़ी बड़ी चोटियों से ये पूछे तो सिवाय मौन के और कोई उत्तर नहीं मिलेगा। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में ये नदियां हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें, हिमालय की जो बर्फ की चट्टानें हैं वो पिघल पिघल कर नदी के रूप में आती रहती है, जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। वह समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला है। मैदान में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई यह अनुमान लगा सके वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कहता है कि ये कैसे खेला करती हैं। लेखक कहता है कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, क्योंकि वो रोज देखते रहते पहाड़ी लोग वहीं रहते हैं। लेकिन उसे यह रूप इतना लुभावना लगता है कि हिमालय को ससुर तथा समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं करता, क्योंकि ये नदियां जाकर अपने प्रियतम समुद्र से मिल जाती है, इसलिए उसको दामाद कहा गया और हिमालय को ससुर कहा गया। ये हिमालय पर एक कविता बताई गई है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो ने अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में भर जाने। इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि हमें अपने जीवन पथ पर हमेशा अड़िग होकर लगातार बढ़ते जाना है, कठिनाइयों से घबराना नहीं। अगर हम कठिनाइयों से घबरा जाएंगे तो हम अपने लक्ष्य मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था कि कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचित्, अर्थात तुम कर्म करते रहो और फल की इच्छा मत करो और लगातार अपने पथ पर कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहो। तो उपयुक्त कविता में हिमालय द्वारा मुसीबतों से न घबराते हुए जीवन में दृढ़ता बनाए रखने को कहा गया, जबकि पाठ में अपनी बेटियों नदियों के घर छोड़कर जाने से हिमालय पछताता रह जाता है। छात्र इस प्रकार की अन्य कविताएं ढूंढकर तुलना करें। और इस कविता का हम देखते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी आज कोरोना के कारण पूरा विश्व त्राईमाम कर रहा है, परेशान है, परंतु फिर भी कोई अर्थव्यवस्था रुकी नहीं। सभी ये जो प्रयास कर रहे हैं और उस महामारी से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये नहीं कि उससे घबरा कर हम पीछे रह जाए। नदियों का परिचय। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुब्भा, कपिसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। नदियों का महत्व। नदियां आदिकाल से ही लाभप्रद रही है। मानव जाति के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियों के किनारे ये प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। मानव ने नदी के किनारे पहली बार बसना शुरू किया। नदी किनारे उसने खेती करना शुरू किया, क्योंकि सिंचाई के लिए
सरलता से जल वहीं मिल सकता है। इतिहास की किताबें पलट कर देखें तो पाएंगे कि बड़े बड़े शहर तथा साम्राज्य किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे स्थापित किए गए। चाहे हम सिंधु घाटी की सभ्यता देखें या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की सभ्यता देखें, मिस्र की सभ्यता देखें, तो सभी बड़ी बड़ी नदियों के किनारे स्थापित। नदियां आवागमन तथा व्यापार का माध्यम भी हुआ करती थी। नदियों के मार्ग से हम व्यापार करते थे, आने जाने का भी साधन था। और हमारे वर्तमान यातायात मंत्री नितिन गडकरी जी इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि ताकि नदियों के माध्यम से लोगों का आना जाना और साथ में माल ढुलाई का कार्य भी हो, जिससे सड़कों पर और रेल मार्ग पर अनावश्यक दबाव न हो। इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हो और भविष्य में हमें भी सब देखने का अवसर मिलेगा। साथ ही नदी की सीमा होने से शत्रुओं से रक्षा भी रहती थी। जिन क्षेत्रों में नदी पड़ती थी तो वहां से दुश्मनों से, तो दुश्मन देश के सैनिक थे उसको पार नहीं कर पाते थे, इससे वहां सुरक्षा भी रहती, क्योंकि सेना लेकर नदी पार करना सरल नहीं था। आधुनिक युग में भी नदियों का महत्व कम नहीं हुआ है, अपितु बढ़ा ही है। नदियां आज भी जल तथा सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सभी नदियों को आपस में जोड़ने की बात भी कही थी, ताकि बाढ़ और सूखे की समस्या मिट सके, क्योंकि नदियां सब जुड़ जाएंगी, उनसे नहरें निकालकर हम भारत के अधिकांश भूभाग को सिंचित कर सकेंगे। जिससे जिन नदियों में बाढ़ आती है वहां पर है जो बाढ़ नहीं आएंगी, और जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध रहेगी और सूखे की समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी काफी प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में हमको इसका लाभ देखने को मिलेगा। नदियों से नहरें निकालकर गांव में ये साधन उपलब्ध कराया गया। जैसे हम देखते हैं हरियाणा, पंजाब, गुजरात, कुछ राज्य ऐसे जिनमें जो ज्यादा नदियां हैं वह नहरों से निकाल कर गाँव तक पहुंचाई गई और उनसे सिंचाई की जाती है। जैसे पंजाब के बांध से राजस्थान नहर इंदिरा गांधी नहर के नाम से विख्यात है, उसके माध्यम से सिंचाई की जा रही है और जिससे राजस्थान के जिस क्षेत्र में ये नहरें निकाली गई है वहाँ आज हरियाली और हरा भरा है, वहाँ सूखे की समस्या नहीं है। विशेष रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वगैरह नदियों पर बांध बनाए गए हैं। बांध बनाने से सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, बिजली बनाई दी उससे तैयार होती है। और हमारे भूतपूर्व इंजीनियर श्रीमान डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने तो बांधों को भारत का आधुनिक तीर्थ कहा था और पर्यटन के केंद्र उनको बताया था। उनसे बिजली तैयार की जा रही है। इस प्रकार नदियों ने रोजगार भी दिए तथा आधुनिकीकरण में अपना योगदान भी दिया है। तो नदियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट प्लेस स्थापित हुए हैं, वहाँ लोग हैं जो घूमने फिरने जाते हैं तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। साथ में खेतों में सिंचाई के कारण जो पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा होता है तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलता है। उपयुक्त आधार पर छात्र चर्चा करें और अपना विचार लिखें। अब कुछ शब्दार्थ है। सभ्रांत, सभ्य, भांति, की तरह, सतलज नदी, समतल, समान क्षेत्र, भावभंगी, भावभंगिमा, उल्लास, खुशी, ध्यान अटक जाना, ध्यान लग जाना, कौतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, विस्मय, आश्चर्य, हैरानी, बाल लीला, बचपन के खेल, लक्ष्य, उद्देश्य, मंजिल, प्रेसी, प्रेमिका, बेचैन, अशांत, विराट प्रेम, महान प्यार, अतृप्त, बिना तृप्त हुए, आदित्यकाय, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाय, चोटियां, लीला निकेतन, लीला करने का घर, जरा, थोड़ा, नटखट, चंचल, छोकरियों के लिए, लड़कियों के लिए, मौन, चुप, के सिवा, के अलावा, दयालु, दया से युक्त, प्रवाहित होना, बहना, यक्ष, कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र, प्रतिदान, वापस बदले में दूसरी वस्तु देना, हिजक, संकोच, सचेतन, चेतना वाला, सजीव, प्रेयसी, प्रेमिका, नतीजे, परिणाम, मन उचट गया, मन परेशान हो गया, प्रगतिशील, प्रगति करने वाला, लगातार आगे बढ़ने वाला, गुनगुनाना, गाना, मुदित, प्रसन्न, खुश, खुमारी, नशा, पुराना प्रभाव, बलिहारी, वारी, नटी, कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, नर्तकी, पट, वस्त्र, अनुपम, जिसकी उपमा न हो। अब ये कुछ मिलान करने वाले शब्द हैं। सभ्रांत, सभ्रांत आएगा महिला, चंचल, चंचल आएगा नदियां, समतल, मैदान, घना, जंगल, मूसलाधार, बरसात। इस प्रकार से आपको ये मिलान करना है। ये गूगल फॉर्म लिंक है तो मैं आपको ये दिखाता हूँ अभी, इनको आप स्वयं हल करेंगे। इसमें
वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है, हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है? नदियों को, पेड़ों को, पहाड़ों को, पशुओं को। प्रश्न नंबर 2, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन है? नागार्जुन, प्रेमचंद, प्रयाग शुक्ल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लेखक को किसकी बात लीला देखकर आश्चर्य होता है? समुद्र की, नदियों की, पेड़ों की, पक्षियों की। इनमें से आपको जो सही आंसर हो उसको टिक लगाना है। मैदान में आकर नदियों का रूप कैसा हो जाता है? विशाल, छोटा, लंबा, संकरा। ये आपने ऊपर पाठ के आधार पर इसका आंसर देना है। नदियों के प्रति लेखक के मन में कैसा भाव था? घृणा के, आदर के, प्यार के, प्रसन्नता के, अन्य। लेखक ने हिमालय और नदियों का रिश्ता क्या बताया? पिता पुत्री का, बहन भाई का, मित्र का, ससुर दामाद का। प्रश्न नंबर 7, काका कालेका ने नदियों को क्या कहकर पुकारा? लोक माता, लोक गाथा, लोक कन्या, लोक प्राता। लेखक किस नदी के किनारे जाकर बैठा था? सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। प्रश्न नंबर 9, नदियों का बाल रूप कहाँ दिखाई देता है? पहाड़ों में, सागर में, मैदानों में, पठारों में। माँ बाप की गोद में नंग सड़ंग कौन खेलती रही? जवान बेटियां, दुधमुई बच्चियां, बूढ़ी लड़कियां, पहाड़ी लड़कियां। तो इनको आप हल करेंगे, उसके बाद इसको सबमिट करेंगे, तो आपको इनके इसमें आंसर दिखाई देगा। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, इनको भी आप पाठ के आधार पर जो आपने ऊपर अध्ययन किया उसके आधार पर निकाल करना है। किसका विराट प्रेम पाकर की नदियों का हृदय तृप्त ही रहता है? प्रश्न नंबर 2, हिमालय पर नदियों का रूप और स्वभाव कैसा होता है? प्रश्न नंबर 3, लेखक के दिल में नदियों के लिए आदर और श्रद्धा के भाव क्यों थे? प्रश्न नंबर 4, नदियों की बाल लीला कहाँ देखने को मिलती है? प्रश्न नंबर 5, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखता है? अब ये हिमालय संबंधी कुछ वीडियो लिंक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, आप इनको ध्यान से देखें। तो आप चित्र में देख रहे हैं हिमालय से निकलने वाली ये नदी दिखाई दे रही है। इसमें पहाड़ों पर विभिन्न प्रकार के मकान दिखाई दे रहे हैं, लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर कुछ होटल भी बने हुए हैं, छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं। हिमालय की बर्फीली चोटियाँ दिखाई दे रही है। हिमालय पर है जो बर्फ ही बर्फ जमा दिखाई दे रही है। हिमालय पर थोड़ी हरियाली भी है जो दिखाई दे रही है आसपास, जहाँ कम बर्फ पड़ती है। ये हिमालय के ऊपर से देख रहे हैं, बर्फीले बादल है जो जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये पूरी हिमालय की चोटियां बर्फ से आच्छादित दिखाई दे रही है। तो बड़ा ही सुंदर मनोहरम दृश्य दिखाई दे रहा है, और हिमालय के ऊपर से बादल जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर से हिमालय पर्वत ढका हुआ दिखाई देगा। और यहाँ का जो तापक्रम होता है वो -डिग्री में पाया जाता है। टूरिस्ट लोग गर्मी में घूमने जाते हैं, सर्दियों में यहाँ बर्फ जमी रहती है।
यह आपने पहला वीडियो देखा हिमालय के बारे में, जिसमें से किस प्रकार से हिमालय से नदियाँ निकल रही है और वहाँ की हरियाली, बर्फ से आच्छादित पहाड़। अब ये दूसरा वीडियो। ये दूसरे वीडियो हिमालय के नेपाल वाले क्षेत्र के पास का है। वहाँ पर है जो हिमालय सबसे ऊंची चोटी। यहाँ बाजार का दृश्य दिखाई दे रहा है। बाजार में तरह तरह के लोग हैं, कोई बांसुरी बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है। ये देखो हिमालय की चोटी पर किस प्रकार से बादल भागते हुए दिख रहे हैं। बाजार में लोग खरीदारी के लिए आते रहे जाते दिखाई दे रहे हैं। ये संतरे वाला संतरे बेच रहा है। ये कबूतर देख रहे हैं आप, लोग दाना डाल रहे हैं। बिल्कुल शांति, क्योंकि ये बौद्ध मठ का स्थान है, वहाँ लोग प्रार्थना करते हैं। ये गंगा का दृश्य दिखाया गया है, इस प्रकार से हिमालय से निकलने वाली गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में, बड़े क्षेत्रों में जाती है। ये नेपाल का दृश्य, नेपाल यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। ये नदी के अंदर नावें चल रही हैं और जो सैलानी है वो वहाँ पर घूमते हैं, नावों की सवारी करते हैं। तरह तरह के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ की नदी की यात्रा है, हिमालय की चोटियों के दर्शन, मंदिरों के दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। केवल भारत के ही नहीं, देश विदेश से अनेकों सैलानी, अनेकों तीर्थयात्री भारत भ्रमण के लिए आते हैं और वे अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि उनको यहाँ भारतीय सभ्यता, संस्कृति के दर्शन देखने को मिलते हैं। विभिन्न चित्रकला, वास्तुकला देखने को मिलती है और इन सब की ओर है जो भारतीय सैलानी। ये आप देख रहे हो कि किस प्रकार से लोग पैराशूट के माध्यम से उड़ान भर रहे हैं, उड़ रहे हैं और यहाँ का जो दृश्य है बड़ा ही प्राकृतिक, बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से पहाड़ पर से बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बौद्ध मंदिर का दृश्य दिखाया गया है। किस प्रकार से बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये सैलानी यहाँ पर है जो घूमने के लिए आए। देख रहे हो आप, देशी विदेशी सैलानी यहाँ के मनोरम दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। ये किस प्रकार से बादल दौड़ लगा रहे हैं, किस प्रकार से आप देख रहे हैं हिमालय चोटियाँ। ये बंदर है यहाँ पर घूम रहे हैं। ये बाजार का दृश्य है, यहाँ तरह तरह के लोग घूम रहे हैं। ये यहाँ की इमारतें, ये तरह तरह के पत्थरों का दृश्य दिखाया गया। ये सैलानी देख रहे हो आप। ये बौद्ध धर्म का बौद्ध मठ, जहाँ लोग पूजा प्रार्थना करते हैं। ये बच्चा पल्ले के साथ खेलता हुआ, ये धर्म चक्कर है जिसको घुमाने से कहते पुण्य की प्राप्ति होती है। क्योंकि भारतीय लोग केवल है जो मनुष्य, जीव जंतु, प्रकृति सबके प्यार करते हैं, जो सभी से बराबर का व्यवहार करते हैं। इसीलिए भारत का नाम दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है कि भारत पूरी दुनिया को सभ्यता और संस्कृति देने वाला देश भी कहा जाता है। ये हिमालय पर है जो बादलों का दृश्य दिखाई दे रहा है। ये बच्चा कबूतरों को दाना खिला रहा है, खुद कबूतरों के बीच में घूम रहा है।
आपने दूसरे वीडियो में भी हिमालय की सुंदर सुंदर चोटियां, बर्फों से आच्छादित पहाड़ियां, टूरिस्ट, वहाँ के बाजार, वहाँ पर है जो पक्षियों को दाना खिलाते हैं लोग, बच्चा आपने देखा, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल मठ देखा आपने, वहाँ पर किस प्रकार से लोग धर्म चक्र को घुमा रहे थे और इस प्रकार से विभिन्न छटाओं का आपने आनंद लिया। अब ये तीसरा वीडियो। इस चित्र में आप देख रहे हैं किस प्रकार से बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियां दिखाई दे रही है। ये देख रहे बर्फ के पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं किस प्रकार से पूरे बर्फ से जो बने हुए पहाड़ है। ये बर्फीली है, यहाँ पर कुछ पैदावार नहीं होती क्योंकि बर्फ ही बर्फ होती है। देख रहे बिल्कुल कोई पेड़ों का नाम निशान नहीं। तो यहाँ बर्फ और ज्यादा ठंडी क्लाइमेट होने के कारण बहुत कम पेड़ पौधे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ से ये नदी का बिल्कुल छोटा एक पतली नाली से भी छोटा रूप आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ बर्फ ही बर्फ है और ये पिघल कर धीरे धीरे झरने के रूप में होती है, फिर मैदान की ओर आगे बढ़ती है। इतना कम टेम्परेचर होता है कि लोग माइनस में होता है, लोग तप रहे हैं और आगे आने के बाद ये नदी थोड़ा थोड़ा अपना बड़ा रूप धारण करती है और ये झरने का रूप ले लेती है। अभी आप देख रहे हैं पहाड़ों के बीच में नदी एक नाले के रूप में दिखाई देती है। तो गंगोत्री को गंगा का उद्गम क्षेत्र माना जाता है, यमुनोत्री को यमुना का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। तो वहाँ के ये इस प्रकार के दृश्य हैं और उसके बाद ये मैदानी भागों में तेजी से बढ़ती। हमारे विभिन्न ऐतिहासिक स्थान नदियों के किनारे बसे हैं, जैसे यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा, दिल्ली। इसी प्रकार से गंगा नदी के किनारे आपने देखा बनारस शहर है, लखनऊ है। इसी प्रकार अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। तो विभिन्न प्रकार के जो शहर हैं वो नदी के किनारे बसे हैं और ये प्रकृति हमें संदेश देती है और यही हमको अन्न, जल, धन सब कुछ प्रदान करती है। और प्रकृति का अगर हम सदुपयोग करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तो हमारे लिए एक वरदान साबित हो। अगर हम इसका गंदगी फैलाएंगे, इसको प्रदूषित करेंगे, तो हमारी अभिशाप साबित हो, क्योंकि प्रदूषण के कारण ही नदियों में बाढ़ आती है। ये आप देख रहे हो मछली पकड़ने का जाल है, ये मिट्टी के तरह तरह के जो खिलौने कारीगर बना रहे हैं। ये नाव में यात्री लोग घूम रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी। गंगा के किनारे अनेकों घाट है, अनेकों तीर्थ स्थान है, अनेकों लोगों को वहाँ रोजगार मिलता है। करोड़ों लोग गंगा के किनारे, यमुना के किनारे, सरयू आदि नदियों के किनारे रोजगार प्राप्त करते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं। कहीं होटल है, कहीं ढाबे हैं, कोई सामान बेचने वाला है, कहीं पुरोहित है, पंडे हैं। इस प्रकार से लोगों के रोजगार केंद्र का भी केंद्र है। लोग मुंडन संस्कार भी करवाते हैं, साधु सन्यासी भी बनाते हैं। ये बनारस के हरिश्चंद्र घाट का दृश्य दिखाया गया है। गंगा आरती का दृश्य दिखाया गया। सभी नदियों की आरती होती, गंगा, यमुना, सरयू, बृहस्पति। ये नदी अपने पूरे वेग में दिखाई दे रही है। ये पुल का दृश्य दिखाया गया है। इस प्रकार से तीसरे वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से नदी का विशाल रूप और वो जब हिमालय से निकलती है तो किस प्रकार से बिल्कुल छोटी दिखाई देती है। वहाँ बर्फीला इलाका, वहाँ पर कोई वनस्पति पेड़ पौधे नहीं होते और धीरे धीरे मैदान में आकर एक विशाल रूप धारण कर लेती है। अनेकों प्राचीन शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इसमें यमुना के किनारे मथुरा,
ऐसे सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है, इसी प्रकार से बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ। इस प्रकार से हमारे अनेकों जो बड़े शहर हैं, प्राचीन शहर हैं, वो सब नदियों के किनारे बसे हैं। इसी के साथ आपका हिमालय की बेटियों संबंधी अध्याय पूरा हुआ। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।